और खबरों का जिक्र करते हैं और पहली खबर है महाराष्ट्र से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के लोगों को मेगा सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी और इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने नागपुर में तकरीबन 7,000 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इससे विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक पर काम किया जाएगा। इससे नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र को काफी ज्यादा फायदा होगा। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई सौगातें दी गई हैं। भारत कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन, महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, नागपुर एयरपोर्ट के कायाकल्प की आधारशिला रखी गई, 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का शुभारंभ हुआ है, 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम ने रखी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। इससे शिरडी की यात्रा करने वाले धार्मिक पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन 2 अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज के संचालन की शुरुआत की। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज कहां है, ये भी आपको जरा बता दें। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ ठाणे में, जो कि मौजूद है, वहां पर हुई है। ये 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज के संचालन की शुरुआत पीएम ने आज की है। इसके साथ ही सभी के लिए सस्ती और सुलभ व्यवस्था और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के साथ ही ये मेडिकल कॉलेज लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधा भी प्रदान करने वाला है। अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से, इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया और इससे छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों की स्मार्ट उपस्थिति, स्वास्थ्य जैसे लाइव चैटबॉट के जरिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक डेटा तक पहुंच आसान हो जाएगी। ये स्कूल को संसाधन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अभिभावकों को राज्य के बीच संबंधों को मजबूत करने और उत्तरदायी समर्थन प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। उन्होंने ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 5 अक्टूबर को अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दिया गया। कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई 23,300 करोड़ की शुरुआत, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी हुई है। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। किसानों को जारी कुल धनराशि तकरीबन 3,45,000 करोड़ रुपए है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां पर 288 सदस्यीय विधानसभा है। सत्ता में भाजपा, शिवसेना और राकंपा का गठबंधन है और विपक्ष में कांग्रेस, एसपी और शिवसेना यूबीटी का गठबंधन है। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम घोषित हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। ऐसे में भाजपा अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। रुक कर लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में खराब परफॉर्मेंस के बाद
कांग्रेस पर उसके अलायंस पार्टनर प्रेशर बना रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में हैट्रिक के बाद बीजेपी कैंप में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीएम सैनी ने हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और नई सरकार के गठन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। पीएम से मुलाकात के बाद सैनी हरियाणा भवन पहुंचे और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी की नीति और योजनाओं की जीत हुई। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक मोदी की लोकप्रियता के चलते लगाई। नायब सैनी ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान झूठ का बवंडर खड़ा किया, जिसे जनता ने नकार दिया। इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है। अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है और उस झूठ को लेकर के उनको नकार। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और बम्पर जीत के बाद अब सैनी को ही हरियाणा की कमान फिर से दी जा सकती है। सीएम फेस को लेकर के क्या बोले सैनी, ये भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम सैनी विधायक दल की मीटिंग में नेता चुनना जाएगा, ये कहा जा रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला सबको मंजूर होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीत करके भाजपा सत्ता बरकरार रखने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने 2 सीटें जीती, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीट मिली है। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग बराबर रहा है। बीजेपी को 39.94% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 39.09% मत मिले। हरियाणा चुनाव नतीजों पर पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा कि हम एग्जिट पोल से दूर जमीन पर काम करने में विश्वास करते हैं। हम जमीनी आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से कड़े फैसले लिए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता बबीता फोगाट ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर मौजूद आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। फोगाट ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुए काम के आधार पर ही फैसला लिया गया और इसी का परिणाम है कि हरियाणा में बीजेपी का परचम फिर से लहराएगा। प्रदेश में 36 बिरादरी ने बहुमत की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। बबीता फोगाट की तरफ से जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या फिर हरियाणा में विपक्ष के नेता, इन सभी ने झूठ की राजनीति फैलाई है। प्रदेश की जनता के सामने विपक्ष का पर्दाफाश हो गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया। फोगाट ने यह भी कहा कि लोगों ने हरियाणा के विकास के लिए वोट दिया है। पार्टी एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है। और मैं मानती हूँ कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब जी का नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं और जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं, ये उन नीतियों का परिणाम है कि आज पूरे 36 बिरादरी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा अहम रोल है। अब आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कांग्रेस नेता विनेश फोगाट पर निशाना साधा। विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6015 वोटों से शिकस्त दिया। इसके साथ विनेश फोगाट राज्य में चुनाव जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई। बबीता फोगाट को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। अब बबीता को उम्मीद होगी कि शायद नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उन्हें भी स्थान जरूर मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव के पहले प्रदेश में जो हवा चल रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। उसके बावजूद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि कांग्रेस के साथी रंग बदलने लग गए। कांग्रेस की हार पर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ती दिख रही है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने और अब शिवसेना में भी कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है।
कांग्रेस को इस बार जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब इन नतीजों पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा सबक ये है कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यही कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वासी ना हो। वहीं इसी बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमला बोलते नजर आए। हरियाणा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का खाता ना खुला हो, लेकिन वो भी कांग्रेस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। पहले पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शिकस्त पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। उन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन पर चुनाव लड़ा होता तो आज हम जीत का परचम लहरा रहे होते, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले में देश की कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती जा रही है। हरियाणा में मैं मानती हूँ कि सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे, किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है। जब कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। कांग्रेस शिवसेना के अलावा सीपीआई भी कांग्रेस को हार पर नसीहत दे रही है। सीपीआई महासचिव डी राजा चाहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव नतीजों पर गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करे और महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनाव में सभी भारतीय ब्लॉक सहयोगियों को साथ लेकर चले। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर के राजा ने सुझाव दिया कि सीट बंटवारे पर आगे न बढ़ने का कांग्रेस का फैसला उसके खिलाफ गया। कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर आई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने का नतीजा कांग्रेस ने देख लिया और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा हार का असर दिख सकता है। हरियाणा में गठबंधन न करने का बदला आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस से दिल्ली में जरूर लेगी। आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि दिल्ली चुनाव में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर के इन दिनों लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट बंटवारे में अपनी बड़ी भूमिका के साथ महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी पहले घोषित करने पर जोर दे रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए के सबसे बड़े घटक के रूप में उभरने के बाद से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन अब हरियाणा चुनाव में हार के बाद पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को भी कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी के रूप में सामने लाया जा रहा है। महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना मोलभाव करने में लगी है। हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना कांग्रेस पर पहले से ज्यादा दबाव बनाने में लगी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसके लिए बाकायदा बीजेपी की जमकर तारीफ की ताकि कांग्रेस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहां वो हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं हुड्डा जी, उन्हें लगा कि वो ही जीतेंगे। मैं मानता हूं कि भाजपा ने जो चुनाव लड़ा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी भाजपा ने जीत ली,
ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। देश में कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि भाजपा आ रही है, लेकिन भाजपा आ गई। भाजपा को मानना पड़ेगा। ये तमाम बातें संजय राउत की तरफ से कही गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीत करके बीजेपी ने न सिर्फ सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित किया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंकाया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भी बीजेपी की हरियाणा में अप्रत्याशित जीत से हैरान हैं और खुद को भगवा पार्टी की तारीफ करने से वो रोक नहीं पाए। बीएसपी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है, जिसे लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेचैन नजर आ रही है। हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर के लड़ने के बाद भी बसपा सबसे बड़ी लूजर कही जा रही है। बीएसपी का फिर एक बार खाता नहीं खुल पाया। मायावती ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समुदाय पर डायरेक्टली फोड़ा। मायावती ने इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का दोष मुसलमानों को दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती अपने कोर वोट बैंक के बजाय कभी जाट तो कभी मुसलमान पर आखिर ठीकरा क्यों फोड़ती हैं? हरियाणा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी ने भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। हरियाणा में बसपा के प्रदर्शन पर मायावती की प्रतिक्रिया अब सामने आई और उन्होंने कहा कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया। बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी और इनेलो के गठबंधन से लड़ा गया, लेकिन आज आए परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से ही हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ। मायावती ने आगे लिखा कि जबकि उत्तर प्रदेश के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वो बीएसपी से एमएलए और सरकार में मंत्री भी बने हैं। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए, ये खास सलाह है। इसके साथ ही मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं और आश्वस्त करती हूं कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराश नहीं होना है और न ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। नया रास्ता निकलेगा। आपको बता दें कि मायावती की पार्टी के उम्मीदवारों ने बाकी रीजनल पार्टियों से अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे खासे वोट भी लिए, लेकिन इन वोटों को जीत में कन्वर्ट करने में वो नाकाम रहे। हरियाणा में जाट और दलित समीकरण बनाने के लिए बसपा और इनेलो मिलकर के चुनाव लड़ी थी। राज्य की 90 सीटों में से 53 सीट पर इनेलो और 37 सीट पर बसपा ने किस्मत आजमाई। इनेलो 2 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इसलिए शायद मायावती इस समय निराश है, क्योंकि बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इनेलो का वोट मायावती को नहीं मिल पाया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है और इन सब से फिर बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बीएसपी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जम्मू कश्मीर में 42 सीटें लड़कर के सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जल्द ही कांग्रेस के साथ सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में करेगी। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा में कांग्रेस की हार, अनुच्छेद 370 समेत कई मुद्दों पर बड़े स्टेटमेंट्स दिए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। जम्मू कश्मीर सरकार का केंद्र सरकार के साथ कैसा संबंध रहेगा, जब इसे लेकर के उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रिश्ते एक तरफ से नहीं बनते हैं, कोशिश यही की जाएगी कि एक अच्छा माहौल बने। ये नहीं कह सकते कि हम अचानक बीजेपी की सियासत को पसंद करने लगेंगे या वो हमारे तरीकों को अपना लेंगे। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में टक्कर तो रहेगी ही, लेकिन कोशिश रहेगी कि माहौल ठीक बना रहे और दोनों सरकारें मिलकर के जम्मू कश्मीर के भले के लिए काम करें। कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है।
घाटी में एनसी ने कांग्रेस से जिस उम्मीद के साथ सीट शेयरिंग की, उस पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई। जम्मू में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत सकी है, वहीं कश्मीर में 5 सीटें लाई गई हैं और इस पर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद आर्टिकल 370 का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे राजनीतिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया। हम कभी भी आर्टिकल 370 के मुद्दे पर चुप नहीं रहे हैं और ना ही रहेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि ये अब हमारे लिए मुद्दा नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते। मैंने हमेशा कहा कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 को खत्म किया है, उनसे इसे वापस पाने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 के मुद्दे को जिंदा रखेगी। अभी इसे वापस पाने की उम्मीद करना मूर्खता होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक दिन सरकार बदलेगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे और एक ऐसी सरकार आएगी जिससे हम इस मुद्दे पर बातचीत कर सकेंगे। तब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसे वापस लागू किया जा सके। मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी राय रखी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली और हमारे बीच एक अंतर है। दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं थी और किसी ने इसे राज्य बनाने का कभी वादा भी नहीं किया। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य था और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा हमसे किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने इसका वादा किया है और बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 कदम उठाए जाएंगे: परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनाव हो चुके हैं, अब राज्य का दर्जा बाकी है। यहाँ सरकार बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट का पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत विधायकों पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वो ऐसा ना करें। इन 5 को मनोनीत करने से सरकार नहीं बदलेगी तो इसका क्या फायदा होगा? आप अनावश्यक रूप से विपक्ष में बैठने के लिए 5 लोगों को मनोनीत करेंगे। लड़ाई होगी क्योंकि हमें फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इसके खिलाफ अपील करनी होगी। सरकार बनने दें, उन्हें सुझाव देने दें और उसके आधार पर एलजी को मनोनीत करना चाहिए। ये 5 विधायक कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि अगर निर्दलीय सदस्यों में से 4-5 भी एनसी के साथ आ जाते हैं तो पार्टी की संख्या बढ़ जाएगी और एलजी द्वारा चुने गए सदस्य केवल विपक्ष में ही बैठ पाएंगे, इसलिए टकराव से बचना ही सही रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की चुनावी जीत के बाद अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। मतदाताओं ने अपना कर्तव्य निभाया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें और मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरें। उत्तराखंड का जरा जिक्र कर ले। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चाएं काफी समय से हो रही हैं। जल्दी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी महीने में समान नागरिक संहिता बिल को पास किया, जिसके बाद राज्य ने समिति का गठन किया और इस बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जन केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जल्द ही समिति के द्वारा इस पर मुहर लगाकर मुख्यमंत्री को सौंपा भी जाएगा और जल्द से जल्द इसे लागू करने की आगे तैयारी की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाभ लेने के लिए न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न ही फॉर्म भरने होंगे। इसके नियम और क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने वाली विशेष समिति के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल को आधार, पैन कार्ड, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया समेत सभी प्रमुख सेवाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित किसी भी आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन अन्य विभागों के जरिए हो पाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल पर आवेदन करने वाले का आधार, पैन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति आदि दस्तावेजों का सत्यापन यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल से संबंधित विभागों से जुड़े होने से फौरन हो सकेगा। संबंधित दस्तावेज का नंबर डालते ही उनका जो सत्यापन है अपने आप होगा। इन काम के लिए अलग अलग कार्यालयों से संपर्क नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई कही गई। यूसीसी का पोर्टल 99% तैयार है, जिसकी सेवाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सिक्योर डेटा सेंटर के जरिए दी जाएगी। हाल में जिस तरीके से राज्य के डेटा सेंटर में साइबर हमला हुआ है, अब उस लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड को एनआईसी के भरोसे प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के अभी तक लगभग 140 बैठक करके नियमों को अंतिम रूप दिया है। नियमों को प्रिंट करके अगले 4 दिनों में मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और उसके बाद शासन उन्हें विधायी के पास भेजेगा। उसके तकनीकी पहलुओं को जांचने के बाद मुहर लगेगा, फिर कैबिनेट द्वारा इसे लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सबसे पहले मई 2025 तक तलाक, विवाह और लिव इन रिलेशन के पंजीकरण कराने के लिए जागरूकता अभियान होगा। साथ ही पोर्टल से निःशुल्क वसीयत कराने की सुविधा दी जाएगी, ताकि सभी धर्मों में उत्तराधिकार कानून का समान रूप से पालन हो सके और संपत्ति विवादों का हल निकले। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही। 2022 का चुनाव जीतने और दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया। गठित कमेटी ने कई महीने तक विचार विमर्श और चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का मसौदा तैयार किया, जिसे पहले कैबिनेट बैठक और बाद में उत्तराखंड विधानसभा से मंजूरी दी गई। इसके बाद ये बिल उत्तराखंड राज्यपाल के पास गया। उत्तराखंड के राज्यपाल की मुहर लगने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति से भी समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड का मंजूरी उसे मिल चुकी है। राष्ट्रपति से समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 को मंजूरी मिलने के बाद धामी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया और इसके बाद यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने भी अपना काम पूरा किया और अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के मुताबिक आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन राज्य सरकार समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड 2024 को लागू कर दे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी यानी सपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया। इनमें वो 2 सीटें भी शामिल है जिन पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 5 पर कांग्रेस की दावेदारी थी। सपा ने मझवा और फूलपुर सीट पर भी कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ये दोनों सीटें चाहती थी और इसके अलावा गाजियाबाद, खैर और मीरापुर की डिमांड कांग्रेस ने सपा के सामने रखी, यानी अखिलेश ने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन 6 सीटों पर अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोले हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी उतारे हैं। कौन कौन सी वो सीट है ये जरा देख लीजिए। 6 प्रत्याशी जिस सीट पर उतारे गए हैं, करहल तेज प्रताप यादव, सीसामऊ नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की तरफ से, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा, फूलपुर अगली सीट है जहां से मुज्तबा सिद्दीकी और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये 6 प्रत्याशी यहां पर उतारे गए हैं। ये वो नाम है जो आप इस समय देख रहे हैं, यानी अब इंडिया ब्लॉक क्या एक बार फिर से बिखर रहा है। इसी के साथ सवाल ये खड़े होते हैं, अखिलेश ने अपनी सीट करहल से भतीजे और पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रमेश बिंद की बेटी ज्योति को मझवा से टिकट दिया गया।
तो यानी ये जो खेल है धुआंधार चल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव। अब ऐसे में जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की, वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटकती हुई नजर आ रही है।